कि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अब तक की इतलात के मुताबिक 136 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत कहाँ थी और मकामी हुकूमत कहाँ थी, और पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ सो रही थी जब इतना बड़ा नुकसान हो रहा था। लोगों को पहले से आगाह क्यों नहीं किया गया, वार्निंग क्यों नहीं जारी की गई, दुरुस्त तरीके से जो है वो लोगों की नकल मकानी क्यों नहीं की गई, एवैक्यूएशन टाइमली क्यों नहीं की गई। बच्चे, ख़वातीन और मासूम शहरी जो हैं वो इस आफत के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और सैलाब जैसे जो वाक़यात हैं वहाँ पे अपने डैमेज को मिनिमाइज़ कर लिया दुनिया ने। पाकिस्तान आज ऐसा लगता है कि अभी भी हम 19वीं सदी के आगाज़ में कहीं पे खड़े हैं कि अचानक ही सैलाब आता है, पता भी नहीं चलता, बारिशों की प्रेडिक्शन भी नहीं होती, सैलाब कितना ज़्यादा होगा ये भी पता नहीं चलता, पहले से लोगों को ख़बरदार भी नहीं किया जाता, और उसके बाद सिर्फ फ़ोटो सेशंस होते हैं या हंगामी सूरत से निपटने के लिए हमें अपने अस्करी इदारे को बार बार बुलाना पड़ता है, और वो आकर फिर हंगामी सूरत से निपटते हैं और फिर पाकिस्तान आहिस्ता 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 नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हर मरतबा हम बहुत सारी कीमती जानें गंवा बैठते हैं। अब तक जो नुकसान पहुंचा है, 13,500 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10,000 को जुज़वी और 3,500 मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान में तबाह हो गए हैं। सक्खर बैराज के हवाले से अभी एक ट्वीट किया था एक दिन पहले सराजुल हक साहब ने। उनका ये कहना था कि वहाँ पे 3 लाशें उन्होंने तैरती हुई ऐसी देखी जो गुज़िश्ता 3 दिनों से तैर रही थी। रोड़ी और सक्खर, इन दोनों की पुलिस के अंदर झगड़ा इस बात पे चल रहा था कि ये लाशें जो हैं वो रोड़ी की हदूद में आती हैं या सक्खर की हदूद में आती हैं। हदूद का से वो लाशें वहीं पे सक्खर बैराज में तैर रही थी और 3 दिन से देखी जा रही थी बकौल सराजुल हक साहब के। तो उन्होंने इसको एक बेशर्मी करार दिया और एक बेहिसी करार दिया, और मेरे ख्याल में दुरुस्त करार दिया है। उसके बाद लगभग कुछ 2 दर्जन से ज़ायद लाशें सक्खर बैराज से गुजरती हुई देखी गई, जिनमें से कुछ इतलात के मुताबिक 10 के करीब लाशों को निकाल लिया गया है और बाकी लाशों को नहीं निकाला जा सका है। तो ये सिंध हुकूमत की एक बेहिसी है और उनकी इंतज़ामी गफलत है, या एक दूसरे के ऊपर वो काम डाल रहे हैं कि तुम निकालोगे तो तुम निकालोगे, तुम्हारे थाने की हदूद है, या तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है हमारी नहीं बनती, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है हमारी नहीं है। तो यहाँ हदूद की लड़ाई चल रही है। वसाइल हों तो सारे के सारे मुझे चाहिए, जिम्मेदारी हो तो सारी की सारी किसी और पे डाल दी जाए। तो इस पॉलिसी के साथ ये चलते हैं। उधर बलूचिस्तान के अंदर जिन गरीबों को खाना चाहिए, भूख तो इंसान को लगती है, सैलाब हो, जल्जला हो, कुछ भी हो, चाहे उसके प्यारे उससे बिछड़ जाएं, भूख तो लगती है, खाना तो खाना होता है। तो उनको ये कहा गया है कि 4 वेरिफिकेशंस हैं, 4 बंदों से वेरिफिकेशन करेंगे फिर खाना मिलेगा खाने के लिए। ये मजाक उड़ाया गरीबों की भूख का इन लोगों। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब गए तो जाकर उन्होंने देखा, वज़ीर आज़म साहब, कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा और इंतज़ामात जो हैं वो इंतहाई गैर मुनासिब हैं। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जैसे एक्शन लेते हैं वो उन्होंने लिया है। हम कल चेक करेंगे कि उस एक्शन का कितना अमल दरामद होता है। नॉर्मली तो ये सिर्फ चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं या फ़ोटो सेशन के लिए होती हैं पाकिस्तान में, इससे आगे कुछ नहीं होता। हुकूमत जिस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज को बचाने के लिए, जिस वक्त यहाँ पे सारी गेम चल रही थी, जब सिंध डूब रहा था तो जरदारी साहब पंजाब में मौजूद थे, जब पाकिस्तान डूब रहा था तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यहीं पर मौजूद थे, और सारे मिलकर एक हुकूमत को बचा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट हो रहा था। हमारे पॉलिटिकल मामलात, ज़ाती मफादात के मामलात, या हमारे जो हुकूमती मामलात हैं, इक़्तिदार में रहने के मामलात, वो शायद पाकिस्तानियों की जान से ज़्यादा कीमती हैं, ऐसा दिखाई देता है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करूँ, आम मामलात हैं, सैलाब से हम शुरू करेंगे, बाकी चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। अभी इस वक्त 2 मेहमान मौजूद हैं। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से। मैं सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब के पास ले जाता हूँ मामला। अली गौहर बलोच साहब, ये एक बहुत बड़ी कुदरती आफत है और शहबाज शरीफ साहब ने आज इजहार नाराज़गी किया है मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर, और खुद जाकर जो उन्होंने देखा कि लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है।
सर इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाना, आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर फ्यूचर में आपको एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि जो इदारे जिम्मेदार थे उन्होंने क्यों अपना काम नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान रियाज साहब, गुजारिश ये है कि आपके जो मतलब सवाल है वो बिल्कुल रेलिवेंट है और बजा है कि यही तो हमारा मतलब है कि अलमिया है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं करते, हम ज़िम्मेदारियों का तयन नहीं करते, और अगर ज़िम्मेदारियों का तयन हो भी जाए तो फिर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहरहाल जो हालिया सैलाब आए हैं ये मतलब है कुदरती आफात में से ही आती हैं ये मामलात, लेकिन फिर भी जो सबसे पहले तो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन मामलात को देखें और बर वक्त कार्रवाई करें। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो पिछले 2 या 3 दिन से वो विज़िट कर रहे हैं, और मीटिंग तो इससे पहले भी उन्होंने ली थी, और वो यकीनी तौर पर मौके पे पहुंचे हैं तो उनके नोटिस में वो मामलात भी आए होंगे जिस तरह से कि आप फरमा रहे थे कि मौके के ऊपर मतलब है कुछ खाने में ताख़ीर थी या नहीं मिल रहा था या कोई दीगर सहूलियात। तो अगर हमारे तमाम जो मतलब है कि सूबाई कह लें कि चीफ़ मिनिस्टर्स हैं या ज़िम्मेदारान है या हमारी सिविल इंतज़ामिया है, वो अगर इसी दिलचस्पी के साथ काम करें तो मेरा ख्याल है कि हम वो तमाम तकलीफ 100% तो दूर नहीं कर सकते, सब बर वक्त भी काम करें ना, अपने ज़रूरी काम बाकी सारे छोड़कर पहले हम वतनों को बचाने के लिए बर वक्त कोशिश की जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आफत जब आ रही होती है तो देखिए को बता कर नहीं आती, लेकिन बहुत सारी प्रेडिक्शन हम एक साइंसी दौर में रह रहे हैं, पहले हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है, आप लोगों को मैक्सिमम बचा सकते हैं। अगर आजकल के दौर में भी इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो जाती हैं तो एक सवालिया निशान तो है सर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जी बिल्कुल, देखें कुछ हलाकतें तो इस किस्म की हो जाती हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो इंसान के बस में नहीं है, लेकिन अगर टाइमली रेस्क्यू कर लिया जाए वहाँ पर जिस तरह से कि आप बता रहे हैं कि मौसमी प्रेडिक्शंस पहले हो जाती हैं, तो वो उनको अगर बर वक्त एक्शन लिया जाए और उन लोगों का ज़रूर तयन किया जाए। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े मुल्की लेवल पर नुकसानात हो जाते हैं। अगर हमारे मुल्क के ख़जाने का भी नुकसान हो जाए, आपको पता है कि हमारे मुल्क में ऐसे वक्त पर भी जो है वो LNG के ठेके नहीं हुए थे जो कि बाद में अरबों रुपए मतलब है लगे, और उसके बाद भी वो मतलब है कि हमें महंगे दामों ख़रीदनी पड़ी, लेकिन उसमें भी ज़िम्मेदारान का तयन नहीं किया जाता रहा। यहाँ पर महंगी जो है वो BRTs भी बनाई गई इमरान खान, और उसके स्टे ऑर्डर्स भी लिए गए, लेकिन आज तक उनके ज़िम्मेदारान का भी तयन नहीं किया गया। बहरहाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक सहाफ़ी के अंदाज में, ज़ाहिर है आपने हर चीज़ पर आपकी भी गहरी नज़र होती है। आपने भी इंट्रो में एक बात की कि उस वक्त पंजाब हुकूमत बचाने या हमजा शहबाज को, हाँ एग्जैक्टली, आसिफ अली जरदारी साहब जब कराची डूबा हुआ था, लोगों का अरबों रुपए का सामान डूब रहा था, तो जरदारी साहब पंजाब में काम डाल रहे थे और फिर वहां से दुबई चले गए, कराची गए ही नहीं पूछने लोगों को। सुन लेना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ राय का हक रखता हूँ, और वो ये है कि वो अपना हमजा शहबाज साहब की हुकूमत बचाने में मसरूफ़ नहीं थे। कुछ लोग 10 वोटों वाले परवेज़ इलाही को पंजाब के ऊपर बरजमान करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, और वो यकीनी तौर पर जिस तरह से वो फ़ैसले आए, ये भी हमारे पाकिस्तान का अलमिया है, और ज़ाहिर आला अदलिया के फ़ैसले हैं, कबूल तो फिर साहब को करने पड़ते हैं, और यही वजह है कि पहले 25 लोगों को नाअहल किया गया, फिर 10 लोग तोहफे में देकर एक हुकूमत को पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया गया। बहरहाल इसमें मेरा और आपका इख्तलाफ राय हो सकता है, आप अपने ही एक राय रखते हैं और मैं अपनी नहीं, इसमें कानूनी राय भी है, अब देखते हैं, और वो मेरी और आपकी दोनों की राय से मोहतरम है। अब आ जाए एक और इशू की तरफ, मैं अगर आप बात करना चाहें इस पे तो आप कर सकती हैं, अगर आप बात करना चाहें तो आप इस पे कर सकती हैं आलिया हमजा साहिबा सैलाब के मामले पे, लेकिन सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, छोटी सी गुजारिश करूंगा, मैं एक चीज सर देखें, आलिया हमजा साहिबा सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनका 3 रुकनी बेंच ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है। आप ये कहते रहे हैं कि सबको इकट्ठा सुनो, सबका फैसला इकट्ठा करो,
लेकिन आपका फैसला सुबह होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा टीवी पर, नेशनल टीवी पर आने की, और बहुत खुशी हुई है आपको यहाँ पर देखकर। जिस तरह से बहादुरी से, सब्र इस्तकामत से और दलेरी से आपने हर चीज़ का मुकाबला किया है, आई रियली फील प्राउड ऑफ यू। और जिस तरह मैंने आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखा है, और जिस जवामर्दी से इतनी सारी ये जो आपके मुश्किलात आई हैं आपने उनका मुकाबला किया है, द होल पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ यू। बड़ी मेहरबानी। अब सवाल के जवाब पे आ जाए। थैंक यू। अच्छा, अब आज ये जो हम सारी बात कर रहे थे इसके ऊपर, अवे फ्रॉम ऑल, मैं सिर्फ अपने भाई से कुछ बातें, और मैं फॉरेन फंडिंग की तरफ और बाकी ममनुआ फंडिंग की तरफ भी आती हूँ। इनको सिर्फ मैं इतना बताऊंगी, कंपनी की मशहूरी करना छोड़ दें, क्योंकि अवाम अब ये समझ चुकी है। जब ये उधर जाते हैं ना तो अवाम पता है क्या कहती है, और अवाम इनकी वीडियोस के ऊपर क्या लगाती है। मैं आया हूँ, ये मत समझना मैं आपकी कोई मदद करने आया हूँ, मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आपको चक्कर देने आया हूँ। कंगाल करके जाऊँगा जैसे पहले कंगाल करके गया। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इनकी बेहिसी का जो लेवल है ना, करप्शन का लेवल तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हुए हैं ना उसके तो, लेकिन इनकी बेहिसी का लेवल भी कोई अचीव नहीं कर सकता। सिंध हाउस मुनहरिफ अरकान के लिए तो ज़रूर था, लेकिन सिंध हाउस वो 35 बहती हुई लाशें निकालने के लिए उसके कोई किसी किस्म के यूज़ नहीं हो रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से जब वहाँ पर सिंध डूब रहा था, बलूचिस्तान डूब रहा था, तो यहाँ पर अपने बेटे की जो गिरती हुई इक़्तिदार है ना, उसको बचाने के लिए एक मुंह बोला बाप और दूसरा बाप यहाँ पर मौजूद था। और आज इनकी बेहिस्सी का मैं और बता दूं, 12% की जब महंगाई थी तो उसके ऊपर महंगाई मार्च करके एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराकर आने वाले आज ये कह रहे हैं कि ना हम महंगाई खत्म करने आए थे, ना ग्रोथ हमारा। आज महंगाई कितने फीसद है? महंगाई इस वक्त 40% के ऊपर, 40% के ऊपर एसपीआई पहुंच चुका है, और सीपीआई तकरीबन 24% के ऊपर पहुंच चुका है। और इन्होंने माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी का भी 14 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आ जाए आप ममनुआ फंडिंग के ऊपर। यही तो सारी बात थी, यही तो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद था कि जब अदालत का फैसला आया है, तीनों पार्टीज का आपने जो फैसला करना है वो इकट्ठा करना है, तो आप पार्टी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए तो नहीं, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुतालबा किया है, फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया है, बाहर से मियां नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है, तो जिनकी हुकूमत है वो खुद मुतालबा कर रहे हैं, तो उनकी भी तो एक कानूनी राय है ना बेचारों की, उनकी भी वो सिर्फ आप ही की बात मानी जाएगी? देखिए, मेरी एक बात सुने आपने, जिन जिन का नाम लिया है, फिर मैं तो बेनजीर को कोर्ट करूंगी जो कहती थी ओसामा बिन लादेन से फंडिंग इन्होंने लिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करूंगी जिन्होंने कहा है आईजीआई आए कैसे है, किस किस से पैसे लेकर आई है और क्या हुआ है। मैं तो कोर्ट करूंगी 2008 के इलेक्शन से पहले जिस तरह से इनको गाड़ियां सऊदी अरब देता था और जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स इनको कैंपेन के लिए दी गई थी और इनकी सारी मुलाकातें सऊदी एम्बेसडर के साथ हो रही थी। मैं तो जीआईटी रिपोर्ट को कोर्ट करूंगी जिस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन है कि नवाज शरीफ साहब को उनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डाले जाते हैं उनकी पार्टी फंडिंग से, और उसके बाद ओथ लेने से पहले, और वो जो 40 मिलियन है वो ना उनके अकाउंट्स में शो हो रहा है और पार्टी अकाउंट से निकाल के डायरेक्ट उनके अकाउंट्स के अंदर जा रहे हैं। मैं तो कोर्ट करूंगी ये जो मौलाना दीन फरोज जिस तरह की वो बातें करें इस्लाम के ठेकेदार बन के, कि उनके बारे में काजी हुसैन अहमद ने क्या कहा, हाफिज हुसैन अहमद ने क्या कहा है कि उनको तो लिबिया फंड करता था और उनकी तो अभी भी जो पेशावर की तख्ती है, हम पर ये क्या प्रूफ करेंगे? ज्यादा 32 करोड़ जो डुप्लीकेशन है, जो खातों में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर गया, कर ले उसको कन्फिस्केट। ज्यादा ये यही कर सकते हैं ना, और इन्होंने क्या करना है और कर लें। यानी मैं यही बता रही हूँ कि जब हुकूमत की प्रायोरिटीज ये हो कि यहाँ पर लोग डूब रहे हो, मर रहे हो, लेकिन वहां पर उन्हें पड़ी हो कि अपनी सारी रियासती मशीनरी उन्होंने इमरान खान पीटीआई के अगेंस्ट इस्तेमाल करनी है, अपने ट्विटर का इस्तेमाल पीटीआई के अगेंस्ट करना है, अपने बुजरा की 200 कॉन्फ्रेंस से पीटीआई के अगेंस्ट करनी है। यहाँ मुल्क जाए भाड़ के अंदर। फाइनेंशियल टाइम्स अच्छा, चलें, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, देखिए इसको क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता? जमील अहमद खान साहब, आइडिया आपको हो जाता है हालात वाकयात को देखते हुए
यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग को देखते हुए हमें आइडिया हो गया था कि हमजा शहबाज उनके वकील या दोस्त मदारी और उनके वकील के पास जवाब नहीं है, तो हमें पता था कि फ़ैसला क्या आएगा, सबको आइडिया था। इसीलिए हमजा शहबाज और उनकी पार्टी के लोग गुस्से में थे। इसी तरह पिछली मरतबा जब फैसला हो रहा था कासिम सूरी के मामले पे, तो हमें आइडिया हो गया था कि फ़ैसला क्या आएगा, और फिर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गुस्से में थे। अभी आपको क्या लगता है कि अदालत के बावजूद अकेले तहरीक इंसाफ के बारे में सुबह फैसला आ रहा है, क्या होगा? जी देखें, ये तो इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं, वो चाहे किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग हो या वो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स हो, तो जो इशारे तो काफ़ी मिलना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जिस लिहाज से डिबेट हुई है फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट पर, और जिस लिहाज से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ फाइनेंशियल टाइम ने कोशिश की है छापने के लिए, और उससे पहले जिस तरह नकवी साहब का नाम आ रहा था, जिस तरह अबराज ग्रुप का नाम आ रहा था, जिस तरह के केवन आइलैंड में जिस तरह के ऑफशोर अकाउंट्स को खोला गया था, ये तमाम चीज़ें जो सुनने को मिल रही हैं, उससे तो कोई मस्बत नताइज इस वक्त नज़र नहीं आते पीटीआई के हवाले से। बाकी अगर इसको बड़े पैराहे में जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपने, लेकिन जमील अहमद खान साहब, अगर अबराज ग्रुप ने पैसा भेजा है, फ़र्ज करें भेजा है, बैंकिंग चैनल से आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शो कर दिया, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, बैंकिंग चैनल से ये तो सिर्फ खबरें देने का, देखे ना, ये तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसी खबरें ऊपर नीचे आए ताकि उसको जस्टिफाई करें फैसले को। दैट्स राइट। देखिए, ये तो चीज़ें जो सामने लाई जा रही हैं, उसकी अगर गहराई में जाया जाए, जो दूसरा मतमा नज़र है इस सिलसिले में, वो ये है कि इसको चैरिटी के लिए फंड्स को इकट्ठा किया गया है। जो दूसरे मतमा नज़र के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई इतनी फेयर कलेक्शन थी इसकी फंड्स की, और जिस फेयर तरीके से इसको बैंकिंग चैनल से ट्रांसफ़र किया गया है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और जिस इंडिविजुअल को भी कुछ पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, और जिस तरीके से 20 मिलियन डॉलर्स जो भेजी हैं शाही ख़ानदान के शेख नहान साहब ने, ये तमाम चीज़ें जो चेमागोइयाँ और नुक्ताचीनी हो रही हैं। आपने सवाल मुझसे ये किया कि क्या नज़र आ रहा है, मैं तो ये इशारे दे रहा हूँ जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से मिल रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल रहे हैं, और जो बाकी ज़राए से मिल रहे हैं। तो आपके सवाल हम कोशिश करते हैं कि हम सर ये कोशिश करते हैं ना, हम एक कोई आईनी माहिर को लेते हैं और कोशिश करते हैं कानूनी माहिर को कि वो बेबाद ये हमें बता सकें या समझा सकें कि मैक्सिमम क्या हो सकता है इस फैसले में और मिनिमम क्या हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हम पहले एक कानूनी मशवरा ले लेते हैं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, और ख़बर यह है कि सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच वो महफूज किया हुआ फैसला सुनाएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का जिक्र है। अब इसमें हमारे साथ मौजूद हैं आदर सदीक साहब इस वक्त, और उनसे पहले जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम या मिनिमम क्या हो सकता है। यानी एक फैसला आ रहा है, इसमें मैक्सिमम रेमेडी क्या हो सकती है, मिनिमम जो है पनिशमेंट क्या हो सकती है? इमरान साहब, देखिए, बुनियादी तौर पर ये 2 तरह की कंफ्यूजन जान के, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि ये वजाहत क्लियर करता। इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने है कि ये बेसिकली ममनुआ फंडिंग का केस है, ये फॉरेन फंडिंग तो केस है ही नहीं। फॉरेन फंडिंग के लिए आपको आर्टिकल 17 के तहत जाना पड़ता है, और वफाकी हुकूमत पहले पार्टी को बैन करती है या पार्टी को तहलील करने की सिफारिश करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो फिर जाके होती है, और वहाँ भी मुल्क की सालमियत के हवाले से बात है। जब पैसा ले लिया, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी पीडीएम जमातों ने पैसा लिया और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा जो आपकी नहीं, तो फॉरेन फंडिंग केस तो नहीं है ना, ये फिर ममनुआ फंडिंग केस है। बिल्कुल ममनुआ फंडिंग। और ममनुआ फंडिंग ये है कि पॉलिटिकल ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में आया, सेक्शन 213 तब आएगा अगर इस पीरियड के दौरान कोई रकम होगी। ये बुनियादी तौर पर पुरानी रकम, और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के आर्टिकल 6 के मुताबिक है, अगर ऐसी रकम जो मिसाल के तौर पर कंपनी वगैरह कोई वो जमा करवा दे आपके अकाउंट में, या आपको फंड दे, वो हक सरकार जब्त हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सजा इसमें ये होनी है, लेकिन जो मेरे तक इतला यही है, यानी क्या होगा
ये ऑर्डर आएगा। अब ये मैं हैरान हूँ, ये ऑर्डर भी किस तरह से आ गया। भैया एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर आपने एक सर्टन ऑब्जर्वेशन देनी है, ऑर्डर तो है ही नहीं है, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा शोकाज। यानी ऐसे नहीं है, पहले शोकाज जारी होगा, शोकाज में जवाब आएगा, फिर कोई ऑर्डर पास होगा। लेकिन यहाँ क्या करने लगे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि जहाँ ये शोकाज तो अपनी जगह है, लेकिन ये इस मामले में ये मामला भिजवाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को, हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। और वहां ये तजवीज करने जा रहे हैं कि ये जो पैसा है ये डर्टी मनी है, इस पार्टी को आर्टिकल 17 के तहत तो कार्रवाई की जाए। हो सकता है फैसला कुछ हो, लेकिन मेरे तक इतना यही आ रही है कि ये इसीलिए तो इमरान खान साहब ने राइट टाइम पे इन पे बाइस का इल्जाम लगा दिया, और बाइस साबित हो रहा है। बाइस में ऐसी कोई बात नहीं, एक मिनट। अगर तो ममनुआ फंड है तो फिर तो जो पैसा ममनुआ फंडिंग में है वो पैसा जब्त हो जाएगा। आप कह रहे हैं सिंपल ये इसकी सजा है, या उसमें कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी कि पार्टी बैन कर दें, बंद कर दें, ये ममनुआ फंड इन्होंने हासिल किया है, नंबर 1। अच्छा, ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ा लॉ बड़ा क्लियर है, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि अच्छा चले, ममनुआ फंडिंग में आपने क्लियर कर दिया कि ममनुआ फंडिंग में कानून क्लियर है कि पैसा जब्त होगा। फॉरेन फंडिंग के अंदर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको इनिशिएट नहीं कर सकता, वो शुरू नहीं कर सकता, वो हुकूमत पाकिस्तान उसको शुरू करेगी। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, बड़ी वजाहत के साथ है। वो पहले फेडरल गवर्नमेंट करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब कहेगी कि इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, डिसबैंड तहलील कर दिया जाए, उसके बाद का अगला एक्शन है। ना तो इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफिकेशन या बाकी चीजों की तरफ जाना है तो वो तो नॉमिनेशन पेपर के अंदर है। उनका पार्टी का जो मामला है उसका उनके नॉमिनेशन पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, अब सवाल एक और सर, सवाल ये है कि आर्टिकल 17 के ऊपर हुकूमत आज खुद कार्रवाई कर सकती है या उसको पहले इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देगा अपने फैसले में? ये जो नजर आ रहा है, जो मेरे तक इतना आ रही है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई तजवीज दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है। हालांकि आर्टिकल 17 में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इस काम के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने करना है 15, यानी उन्होंने पहले डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर क्या करना है वो जरा सुन लीजिएगा। फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट एनी पार्टी व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। नहीं सर, एक सेकंड सर, वो मुझे समझ आ गई, आर्टिकल 17 है। सिर्फ एक चीज और बताएं, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के कहे बगैर अपने से ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है? आर्टिकल 17 वाला अपने तय ये सारा काम कर सकती है। लेकिन अगर ये कहा जाए अगर इलेक्शन कमीशन निकलता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का लिखना ये साबित करेगा कि ये बायस्ड है, ये बाकायदा टारगेटेड ये काम किया जा रहा है। अभी तक तो जितने काम हुए हैं उससे तो इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का रवैया दिया है कि वो टारगेटेड है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसके ऊपर कोई चीज उसके पास नहीं है एक्शनेबल तो वो एक्शन ना ले, लेकिन अगर एक्शनेबल चीज है तो वो एक्शन ले। लेकिन आपके ख्याल में उसको ये तजवीज नहीं देनी चाहिए कि ये हुकूमत करे, क्योंकि हुकूमत का तो वो आईनी हक है, वो खुद कर सकती है। जी बिल्कुल, उसमें इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। वो आर्टिकल 17 के तहत इंडिपेंडेंट कार्रवाई करनी है या सेक्शन 212 और 213 के तहत बाद की बातें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह देगी तो फिर पार्टी तहलील कर देनी, उससे पहले बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल मैं जरा अली गौर बलोच साहब, आपके ख्याल ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है? क्योंकि अगर ममनुआ फंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल कर लेगा फैसला, और अगर तो ये फॉरेन फंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए बात ये है इमरान रियाज साहब, ये जो भी है खैर ये तो कानूनी पॉइंट्स हैं और इसका तो फैसला फिर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन बेहतर करेगा। और लेकिन एक जो चीज़ें हमारी डिस्कस करने वाली हैं उन चीज़ों को हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। बाकी अलीगौर भाई एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ। अलीगौर भाई एक मिनट, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी मौजूद हैं, जरा मैं उनसे थोड़ा सा एक नुक्ता उनसे मैं पूछ लूँ। जस्टिस साहब, ये एक ओपिनियन आई हमारे सामने कि अगर ममनुआ फंडिंग केस है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी जो है वो फैसला दे सकता है, डिसीजन ले सकता है। लेकिन अगर ये कोई फॉरेन फंडिंग केस है तो ये हुकूमत पाकिस्तान का इनिशिएटिव होगा जो इसके ऊपर आर्टिकल 17 अप्लाई करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और देन एंड में जाके सारी कार्रवाई होगी। सो सर, इस पे मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है कल के दिन में डिसीजन में? देखिए, ये जो रूल्स हैं वो ये हैं कि इंडिविजुअल डोनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा। अगर कोई कंपनी
की तरफ से पैसे आते हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या लोकल कंपनी हो, किसी कंपनी की तरफ से आते हैं, तो उस सूरत में वो अलाउड नहीं है, वो ममनू है। तो ये चीज़ है, ये रूल है, तो उसके लिहाज से ये फैसला करेंगे। ठीक है, और वो पैसे जब्त हो जाएंगे या पार्टी खत्म हो जाएगी ममनुआ फंडिंग में? नहीं, उसमें होता ये है कि अगर फर्ज किया इलेक्शन कमिश्नर इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये पैसे ममनुआ हैं, कानून के मुताबिक नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो ये फैसला दे देता है, तो फिर वो पहली बात तो ये होती है कि वो पैसे जितने होते हैं वो कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, यानी वो वापस करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है। दूसरी बात जो होती है कि उसके बाद फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसके पास के पावर्स हैं कि वो उसके खिलाफ अगर चाहे तो केस इनिशिएट कर दे, एक प्रोसीडिंग शुरू कर दे कि उसकी पार्टी को बैन कर दिया जाए। ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी? ये फेडरल गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, इससे कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है, एक्शन होता है। और जैसा फॉरेन फंडिंग के मामले में तो आ ही फेडरल गवर्नमेंट सकती है, कोई और तो आ नहीं सकता उसमें, वहीं से शुरू होगा। फेडरल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा उसको बैन करने का, लेकिन पैसे एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर मैं माजरत के साथ एक मिनट ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं अली गौहर बलोच साहब से आगाज करूंगा, ब्रेक से वापस आते ही हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, जैसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आप अपने तौर पे कार्रवाई शुरू करें, तो फिर क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे बतौर पॉलिटिकल पार्टी? बॉल आपके कोर्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 17। देखें, बात यह है इमरान रियाज साहब, वो तो एक कानूनी नुक्ते हैं। जाहिर है कि जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक चाहे वफाकी हुकूमत हो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मतलब एज अ वफाकी हुकूमत वही काम करना चाहिए जिसका कानून और आइन इजाज़त देता है। और हम तो डे वन से इस चीज़ के बहुत सारी खमियाजा भुगत चुके हैं। हम तो उन मुतासरीन में शामिल हैं कि जिन्होंने हमेशा कानून और आइन की बात करने की सज़ाएँ भुगती हैं और उसका खमियाजा भुगता है। लेकिन यहाँ पर यह काबिल ज़िक्र के इस फॉरेन फंडिंग केस पर काबिल ज़िक्र जो बात है वो ये है कि ये अकबर एस बाबर ने शुरू किया, जो कि पीटीआई का बानी रुकन था। और आज इमरान अहमद न्याजी के फ्रॉड की एक कली खुलकर अवाम के सामने आने वाली है। आप देखेंगे जब फैसला होगा तो फैक्ट सामने आएंगे और ये मीडिया पर चलते रहे। ये कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसमें इसराइल से पैसे आए, इसमें ये तो लोगों को कहते थे कि आप चपड़ासियों के अकाउंट में आपकी टीटी इसराइल से, इसमें इमरान अहमद न्याजी के दस्तखतों के साथ चपड़ासियों के और दफ्तर के क्लर्कों और मुंशियों के अकाउंट में पैसे आए हैं, यहूदियों से पैसे आए हैं, इंडिया से पैसे आए हैं। तो ये मुझे बताएं, ये कहां की अखलाकियात है, ये कहां का कानून है? इसलिए तो इमरान अहमद न्याजी वाह वेला कर रहे हैं और बचने की कोशिश। मतलब है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको लगाने वाला ये है, सिर्फ उसका कसूर यह था कि डस्का में इसने पाकिस्तान की बदतरीन धांधली करते हुए ये पकड़ा गया। तो और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोर का सर्टिफिकेट इनके हाथ में पकड़ाया। दूसरों को मनी लॉन्ड्रिंग कहता है। आज अपना एनआरओ लेने के लिए हर जगह पर चीख चीख कर कह रहा है कि खुदा के लिए मुझे एनआरओ दे दो, और मेरा मतलब है कि, और हर मसले का हल ये कहता है कि अपने जत्थों के जरिए अदलिया के ऊपर या उन इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दे, ताकि मतलब है कि कोई कहीं से जो है वो इनके खिलाफ फैसला ना आ सके और इंसाफ के तकादे पूरे ना हो सके। आज इस मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला मेरिट पर होना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका फैसला मेरिट पर ना किया तो इस पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम भी अपनी राय रखते हैं। फिर हम भी इमाम के पास अगर फैसला आपके मुताबिक ना आया तो वो फिर पूछेंगे कि इसका फैसला मेरिट पर क्यों नहीं किया जा रहा। आप गिरबान पकड़ सकते हैं, ठीक है, आप मेरिट के मुताबिक फैसला चाहते हैं और मेरिट यही है कि आपके मुताबिक इसराइल से और भारत से फंडिंग हुई है। जी, इल्जामात बड़े संगीन है आप पे। आगे हमजा साहब, कि जो अकबर एस बाबर ने बताए, ये को मैंने अली गौहर ने या इमरान रियाज ने तो इल्जामात नहीं लगाए। ठीक है, जवाब लें उनसे। खान साहब मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर तो कल फैसला पीडीएम की जमात में से एक जमात इलेक्शन कमीशन ने किया तो जाहिर है वो वही करेगी जो अली गौहर बलोच साहब बता रहे हैं। हालांकि ना इसराइली फंडिंग साबित हुई है, ना भारतीय फंडिंग साबित हुई है, ना यहूदी फंडिंग साबित हुई है। आखिर में जब कुछ भी साबित नहीं आया तो इनकी तान आकर फाइनेंशियल टाइम की उस
जो आर्टिकल है उस पर आकर टूटी है, जो आर्टिकल ऑलरेडी वॉशिंगटन पोस्ट में 2019 में और फिर इन्हीं के व्हाट्सएप सहाफ़ी वक्तन फवक्तन महीने महीने के उससे 2022 से उसकी तान तोड़ते रहे। मैं ज़रा 2-3 बातों के ऊपर आ जाऊँ। इसराइल से पैसे उन्होंने लिए थे जिनकी दौरे हुकूमत के अंदर डेलीगेशन गया था और जिनकी सरबराही में गया था और जिसकी ट्वीट मरियम नवाज डिलीट कर चुके हैं। इंडिया के साथ किसके ताल्लुकात हैं, किसके तजारती मरासिम में, वो सबको पता है जीआईटी रिपोर्ट के अंदर कि कहाँ कहाँ से किनकी इसराइल की मशीनरी किनके प्लांट्स में लगती है और इंडिया से साड़ियाँ और आमों की पेटियाँ और यहाँ पर सचिन जंदाल को कौन लेकर आता है। और फिर इन्हें शायद मकसूद चपड़ासी याद नहीं है, उसकी मौत के बाद शायद ये उसको भूल गए हैं, लेकिन मकसूद चपड़ासी वाली कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को 2 लाइन्स में मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। मनी लॉन्ड्रिंग यानी डॉलर पाकिस्तान आ रहे हैं और ये यहाँ बैठकर हमें सुना रहे हैं कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इमरान खान वाहिद लीडर था जो पूरी दुनिया से डॉलर इकट्ठे करके कभी नमल यूनिवर्सिटी बनाता है, कभी शौकत खानम में लेकर आता है। और ये भी जो खैराती मैच की ये जो बात करे उसका एफिडेविट तो पीटीआई खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा चुकी है और आरिफ नकवी साहब खुद करा चुके हैं। मतलब माशाल्लाह मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये इंग्लिश की ट्यूशन जरूर ले ले और तर्जुमा जरूर पहले करा लिया करे कि अगर ये फाइनेंशियल टाइम्स की उसी सारे का 11 पेजेस का अगर तर्जुमा कराते ना तो इनके जो भिखारी वजीर आजम है उन्हें वो ट्वीट ना करनी पड़ती। यानी वो ट्वीट करके इमरान खान को कह रहे हैं कि तुमने 2 मिलियन का डिक्लेयर्ड चंदा क्यों लिए जिसकी तुमने इलेक्शन कमीशन में रसीदें जमा कराई हैं और मैंने 22 मिलियन का मैंने और मेरे बड़े भाई ने उसी एबराज ग्रुप से और उसी जो आरिफ नकवी से है उससे हमने रिश्वत ली है। यानी इस पे तो केस बनना चाहिए था भिखारी वजीर आजम के ऊपर और मीडिया धड़ाधड़ उसको चलाता रहा। फर्क है 2 लोगों के अंदर और फर्क है 2 पार्टीज के अंदर। आज भी हमारे जितने खाते हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं क्योंकि ना यहाँ चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे आते हैं, ना बबलू डब्लू के अकाउंट में आते हैं, ना किसी और के अकाउंट में आते हैं। हमारी हर चीज क्लियर है। और कल मेरा आपके खिलाफ अगर सुबह फैसला आता है देन व्हाट? आप जुमेरात को एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर? ये है आपकी। देखिए मेरी एक बात सुन ले, सिर्फ एक इमरान साहब एक सेकंड में सिर्फ एक बात बता दूं। फैसला मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि अगर तो पीडीएम की ज़ैली जमात इलेक्शन कमीशन देगी तो वाकई वो ये फैसला दे सकती है जिस फैसले के कोई मैरिट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर मैरिट्स के ऊपर देगी तो मेरा ये ख्याल है कि उनके पास तो फॉरेन फंडिंग के कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि फॉरेन फंडिंग से वो अपनी कॉज लिस्ट के ऊपर ऑलरेडी इसे ममनुआ फंडिंग के ऊपर लेकर जा रहे हैं और प्रोहिबिटेड फंडिंग के बारे में लॉ इज वेरी क्लियर और उस पर भी हम 40,000 रसीदें जमा करा चुके हैं, आईडी कार्ड दे चुके हैं। रसीदें तो इन्होंने जमा करानी है। अब इनसे पूछे वहां कतरी खत पेश करेंगे, गुजराती खत पेश करेंगे, कैलबरी पेश करेंगे। फंडिंग के मामला बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, अगर एक के आ रहे हैं तो बाकी आ जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ ही रहना। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। क्विकली जरा मुझे जरा पहले आप बता दें अली गौर बलोच साहब के अगर फैसला कल आपकी मंशा के मुताबिक नहीं आता तो फिर आपने ये कहा कि आप भी यही समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ज़्यादती की है। अगर नहीं आता तो एक तो ये वैसे ही रवायत बन गई है कि फैसला आने से पहले दोनों फरीकैन जो हैं वो अब अदालत को भी दबाव में लेना शुरू हो जाते हैं उसका इंतज़ार करने से पहले। तो अगर आपकी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं आता तो फिर क्या आप पीटीआई के साथ मिल जाएंगे जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जानिबदार है, इनको हटाओ? तो फिर तो आपके मुताबिक भी जानिबदारी हो गए। देखें बात यह है कि हमने कभी भी इदारों को धमकाया नहीं। आपको याद होगा कि जो इनके वज़रा हैं इनके जो वज़रा हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाइन में खड़े होकर गालियां दी हैं, जिसमें फवाद चौधरी है। जब ये बात हुई थी, जब ये रंगे हाथों पकड़े गए थे और इनके वज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन सर जजों को क्या कुछ नहीं कहा आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, जर्नलों को क्या कुछ नहीं कहा आपकी, जितनी धमकियां आप लोगों ने लगाई हैं। और दूसरी बात वो भी धमकियां ही थी सर। और दूसरी गुजारिश सुने ना, ये इनकी रवायत है और सिर्फ ये नहीं है। मतलब ये अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि जनाब इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओ भाई आपके चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे आए हैं,
मतलब है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये तो कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, अगर दूध का दूध और पानी का पानी ना हुआ तो फिर आप भी इलेक्शन कमीशन को निकालने के हामी बन जाएंगे कि निकालो इसको। ये तो देखे सबके साथ दोनों भी कर रहे हैं। ये है कि वो हकायक अवाम के सामने आ चुके हैं। अकबर एस बाबर साहब अपनी जो उनके पास सबूत आए, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनके अकाउंट्स के बारे में रिपोर्ट दी, डिसाइड तो किसी डिपार्टमेंट में, इन्होंने ज़कात का पैसा किसी इंस्टीट्यूशन में जाके डिसाइड होंगे ना। इमरान मेरी एक सेकंड जी जी भाई। सर मेरी गुजारिश सुने ना, ज़कात के नाम पर लिया गया पैसा इन्होंने अपनी पार्टी पर लगाया। पहली बात तो ये बताएं कि जो ज़कात खोर हो उसकी सजा इस्लाम में क्या है। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि सर मेरे पास वक्त की किल्लत है। मैं जरा आलिया हमदा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से। नहीं देखिए, इन्होंने ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज है इमरान खान, ये तो ऑन। सर मेरा सवाल उनसे भी यही है कि अगर कल आपके हक में फैसला आ जाता है तो क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बेहतर इदारा समझेंगे? इनका दामादे आला वो जल्जले के पैसे खाकर जाने वाला ज़कात चोर वो है, और ये कह रहे हैं पैसा नहीं आया। इनको प्लीज मेरी तो बात सुन लें, मेरा सवाल तो सुन लें एक मिनट। मेरा सवाल सुन लें। मेरा सवाल ये है कि अगर कल पीटीआई के हक में फैसला आ जाता है, जवाब देने दें तो अगर पीटीआई के हक में फैसला आ जाता है तो इमरान साहब मुझे जवाब देने दें। जी इमरान साहब मुझे 1 मिनट जवाब देने दें, मैं 1 मिनट जवाब देने दें। मेरे भाई से सिर्फ इतना पूछ ले, जल्जले के पैसे खाने वाले कौन थे? 4 अरब किसका फ्लोट दिया हुआ था इन्होंने, जो दामादे आला बाहर भाग कर गया हुआ है? और उसके बाद इदारों को गालियां, नैब पे पत्थर तो मैंने मारे थे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलाकर सजाद अली शाह पे हमला तो हमने किया था। फिर ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है के नारे तो पीटीआई लगवाती रही है, इनकी बीबी लगवाती रही है, या वो नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर चीफ की ताबे कांप रही थी स्टे ऑर्डर के पीछे। क्या मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं बस एक चीज अर्ज कर दूं कि ये जो तमाम मेहमानों से माजरत क्योंकि वक्त की किल्लत है, सुबह जब 10 बजे फैसला आएगा तो एक हरीफ जो है वो खुश हो रहा होगा और एक जो है वो परेशान हो रहा होगा, लेकिन उसके नतीजे में एक और इदारा एक नई कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा होगा। तो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज खत्म होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। कल बात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।